हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तरंग प्रकाशिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। तरंग प्रकाशिकी क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, दर्पण, लेंस और मिरर वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ये सब चीजें क्या होती हैं, बहुत ही ध्यान से स्टूडेंट्स पढ़िएगा। जैसे अगर हमें तरंग प्रकाशिकी पढ़ना है तो तरंग प्रकाशिकी को पढ़ने से पहले उसके सबसे पहले बेसिक चीजें पढ़ते हैं। जैसे प्रकाश क्या होती है। प्रकाश प्रकाश का एक सिंपल सा डिफिनेशन है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश एक द्रव्यमानहीन कण है जो फोटॉन से मिलकर बना होता है। लाइन चेंज करके एक नोट पॉइंट लिखेंगे स्टूडेंट्स कि प्रकाश की चाल निर्वात में 3 लाख मीटर प्रति सेकंड होता है। 3 लाख मीटर प्रति सेकंड होता है। स्टूडेंट्स, ये है प्रकाश की डिफिनीशन कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश एक द्रव्यमानहीन कण है। द्रव्यमानहीन कण होने का मतलब यह है इसमें ना तो कोई भार होता है और फोटॉन से मिलकर बना होता है। सूर्य से आने वाली जो किरणें होती है इसमें छोटे छोटे कण होते हैं, उसे फोटॉन कहते हैं, से बना होता है। और प्रकाश की चाल, ये डेटा तो आपको एकदम जुबान पर होना चाहिए कि प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश की डिफिनेशन हो गई स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ेंगे। प्रकाश से संबंधित प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले डिफिनीशन हम लिख दे रहे हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब प्रकाश किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह से टकराती है तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग बचपन में ऐसे किए होंगे कि जब कोई लाइट हम चिकनी या जैसे मिरर पर ऐसे फोकस करते हैं तो निकलने वाली प्रकाश उस चिकनी सतह से टकरा कर वापस आ जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसी को शब्दों में यहाँ पर लिखा गया है कि जब प्रकाश किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह से टकराती है तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब परावर्तन को समझने से पहले एक फिगर को समझ लेते हैं। जैसे मानकर चलिए कि हमारे पास कोई
प्लेन सरफेस है ए बी, इस सरफेस का नाम है ए बी। इस पर हम लोग सिल्वर्ड सरफेस किए हैं। सिल्वर का पॉलिश इसलिए किया जाता है क्योंकि सिल्वर प्रकाश का अच्छा परावर्तक है, इसलिए सिल्वर का यहाँ पर लेयर चढ़ाया गया है। अब उसी को लिखा गया कि पॉलिशदार सतह से टकराती है, मानकर चलिए इधर से कोई प्रकाश आई और टकराने के पश्चात इसी माध्यम में वापस लौट कर, ये आने वाली प्रकाश है और ये जाने वाली प्रकाश है। जब प्रकाश चिकनी सतह पर आई है तो टकराने के पास उसी माध्यम में वापस लौट आई है और इसी के होने वाली घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसे आई से डिनोट करते हैं क्योंकि इंसिडेंट आने वाले प्रकाश को आई से डिनोट करते हैं और जाने वाले प्रकाश को आर से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर मानकर चलिए ये पॉइंट डी है और इनके बीचों बीच से एक लंबवत रेखा खींच देंगे जिसे हम लोग अभिलंब कहते हैं, इंग्लिश में नॉर्मल है। इनके बीच बनने वाला कोण आई और परावर्तन जाने वाले प्रकाश के बीच बनने वाला कोण आर है, और जो ग्लास के बीच जो ये समतल सतह के बीच कोण बन रहा है उसे जी से डिनोट करते हैं, ग्लांसिंग एंगल जिसे कहते हैं। आगे देखते हैं, इसी को लिख दे रहे हैं कि यह है आपतित किरण। आपतित किरण, जाने वाले प्रकाश को परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, और इसके बीच जो ये लंब खींचा गया है इसे कहते हैं अभिलंब। ये सब आपको याद करना पड़ेगा। और ये तीनों पॉइंट जहां पर आकर मिल रहे हैं इसे कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, एक बार फिर से समझिए स्टूडेंट्स, ये जो आई है इसे कहते हैं, सॉरी ये वाला आई, इसे क्या कहते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। और आर क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण। और डी हो जाएगा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। देखिए स्टूडेंट्स, ये ए बी कोई चिकनी सतह है, इधर से प्रकाश आई यानी कि इसे कहते हैं आने वाले प्रकाश को आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण और परावर्तित किरण। और इनके बीच में जो एंगल बना है इसे आई और आर से डिनोट करते हैं, जहां पर आई क्या होगा आपतन कोण, आर परावर्तन कोण और डी हो जाएगा आपतन बिंदु। यह है प्रकाश के परावर्तन का फुल बेसिक डिटेल। इसके आगे चलेंगे, प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। देखिए स्टूडेंट्स, इसी फिगर को शब्दों में लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम। जैसे यहाँ पर आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों बराबर होते हैं, आपतित किरण और परावर्तित किरण। देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं आपतित किरण तथा परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तथा अभिलंब एक ही बिंदु पर उपस्थित होते हैं, एक ही बिंदु पर उपस्थित होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यह है अभिलंब है, अभिलंब। देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण और इनके बीच खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, तो उसी को लिखा गया है कि आपतित किरण ये वाली किरण, परावर्तित किरण जानने वाली प्रकाश की किरण और अभिलंब ये ऊपर से खींचा हुआ अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ये परावर्तन का पहला नियम है। और दूसरा नियम यह होता है कि आपतन कोण यानी आने वाली प्रकाश की किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है, जाने वाली प्रकाश और इस अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है, ये दोनों कोण हमेशा बराबर होते हैं। अगर ये 30 डिग्री का होगा तो यहाँ पर भी 30 डिग्री होगा, थीटा होगा तो थीटा होगा, थीटा डैश होगा तो थीटा डैश होगा। और दूसरा पॉइंट यहां से हो जाएगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण
परावर्तन कोण के बराबर होता है। यही दो नियम थे, नोट करिए स्टूडेंट्स। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगर प्रकाश समझ में आ गया तो आज पढ़ेंगे इसके बाद दर्पण। दर्पण तो बहुत सारे हैं, अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, समतल दर्पण है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण, प्लेन मिरर। देखिए पहली बात तो दर्पण क्या होता है, जैसे मानकर चलिए कि हमारे पास ये कांच का एक छोटा सा हिस्सा है और इसको एक तरह से हम लोग पॉलिश कर दिए। पॉलिश करने का मतलब ये होता है कि इधर से अगर प्रकाश दिया जाए तो प्रकाश टकराकर ऐसे वापस आ जाए, परावर्तन का काम करे, इसे ही दर्पण कहा जाता है। तो इसको देखेंगे, बस याद रखना ये है कि दर्पण में पीछे सतह से कलई किया जाता है या पॉलिश किया जाता है, वही दर्पण का काम करता है। तो समतल दर्पण की पहली पॉइंट लिखेंगे कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। दूसरा लिखेंगे समतल दर्पण न तो अभिसारी दर्पण है। अभिसारी का मतलब होता है प्रकाश को इकट्ठा करना, और न ही अपसारी है। अपसारी का मतलब होता है फैलाना। तीसरा है समतल दर्पण न तो अभिसारी है और न ही अपसारी है। तीसरा लिखेंगे समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता +1 होती है। समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता +1 होती है। नेक्स्ट लिखेंगे स्टूडेंट्स, समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता +1 होती है। अगला है समतल दर्पण के सामने यदि h ऊंचाई का वस्तु रखी जाए तो प्रतिबिंब भी h ऊंचाई का ही बनेगा। h ऊंचाई का ही बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट है समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होता है। आभासी तथा सीधा होता है। देखिए स्टूडेंट्स, तब तक इतने पॉइंट्स को समझा देते हैं। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है। ये वक्रता त्रिज्या क्या होता है ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसको बहुत फुल डिटेल के साथ बताया जाएगा। तब तक के लिए बस याद रखिएगा, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। समतल दर्पण न तो अभिसारी है, अभिसारी का मतलब इकट्ठा होता है और अपसारी का मतलब होता है फैलाना। तो समतल दर्पण है तो प्रकाश को इकट्ठा करती है और ना ही फैलाती है, उसे समतल दर्पण की प्रॉपर्टी है। दूसरी है समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता +1 होता है। आवर्धन का मतलब होता है कि चित्र को बड़ा करके दिखाना, चित्र को बड़ा करके दिखाना ही आवर्धन कहलाता है। समतल दर्पण के सामने यदि h ऊंचाई की वस्तु रखी जाए तो प्रतिबिंब भी h ऊंचाई का ही बनेगा। इसका मतलब यह है कि अगर समतल दर्पण के सामने मान लीजिए हम 1 मीटर की वस्तु रख रहे हैं तो बनने वाला प्रतिबिंब भी 1 मीटर का ही होगा। वस्तु की जितनी ऊंचाई होगी बनने वाला प्रतिबिंब भी उसी ऊंचाई का होगा। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होगा। इसको पकड़ने वाली बात यह है
कि समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होगा। आभासी का मतलब ये होता है कि समतल दर्पण से जो भी प्रतिबिंब बनेगा उसे केवल हम लोग मिरर में महसूस कर सकते हैं, उसे किसी प्रकार पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, सिर्फ उसे मिरर में ही महसूस किया जा सकता है, उसे आभासी कहते हैं और ये सीधा बनेगा। बस अंतर यह है कि सीधा भी बनेगा और साथ साथ लेफ्ट की चीजें राइट में दिखाएगा, लेफ्ट की चीजें राइट में दिखाएगा। यदि आप मिरर के सामने अपना लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो आपका मतलब मिरर में बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो राइट साइड का उठेगा, और राइट उठाएंगे तो लेफ्ट का बनेगा, बस इन अंतर ये है। नेक्स्ट पॉइंट पर देखेंगे, छठवां पॉइंट ये होता है छठवां है पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई, समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए, वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, यदि समतल दर्पण में निश्चित दूरी पर वस्तु को रखा जाए, निश्चित दूरी पर वस्तु रखी जाए तो प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनेगी, इतनी ही दूरी पर बनेगी। देखिए स्टूडेंट समझा दे रहे हैं इस चीज को। बोला पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि मान करके चलिए अगर हमारी हाइट 4 मीटर की है और हमें मिरर में फुल अपना इमेज देखना है तो 4 का आधा यानी 2 मीटर का हमें मिरर लेना पड़ेगा, तब उसको हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। उसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है कि पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए अगर हमें पूरा किसी भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो और उसका पूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो उस वस्तु की लंबाई की आधी लंबाई अगर हम मिरर लेंगे तो उस वस्तु की फुल इमेज हम लोग देख सकते हैं, उसी को लिखा गया है। यदि समतल दर्पण में निश्चित दूरी पर वस्तु रखी जाए तो प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर रखी जाए बनेगी। इसका मतलब यह है कि अगर मिरर से हम लोग मानकर चलिए 10 मीटर की दूरी पर वस्तु रख रहे हैं तो बनने वाला प्रतिबिंब भी मिरर से 10 मीटर दूर ही बनेगा। इस लाइन का मतलब यह है। और आवर्धन क्षमता की बात किए थे तो बीच में छूट गया स्टूडेंट्स, उसको लिख लेंगे। आवर्धन क्षमता फार्मूला होता है m इक्वल टू एच आई बटे में एच नॉट, या इसी को लिखाते हैं माइनस बी बाई यू, जिसमें से ये ऊपर वाला हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और नीचे हो जाएगा वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। ये फार्मूला आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि m इक्वल टू एच आई बटे में एच नॉट, जिसमें से एच आई क्या होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई और एच नॉट वस्तु की ऊंचाई। वैसा ही माइनस बी है, माइनस बी मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और यू का मतलब होता है वस्तु की ऊंचाई। दोनों में से किसी भी फार्मूले को यूज कर सकते हैं। m इक्वल टू एच आई बटे में एच नॉट भी लिख सकते हैं या m इक्वल टू माइनस बी बाई माइनस यू रख सकते हैं। अब इसके बाद चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रतिबिंब की गणना करना। प्रतिबिंब कैसे निकाला जाता है उसको देखते हैं। प्रतिबिंब कैसे निकाला जाता है उसको देख ले रहे हैं। प्रतिबिंब की गणना करना, समरूपता के लिए, एक मिनट स्टूडेंट्स थोड़ा सा वेट कीजिए।
देखिए समरूपता के लिए फॉर्मूला बस लिखेंगे यहाँ पर m इक्वल टू, नहीं बस ऐसा लिख रहा है समरूपता के लिए 360 बटे में थीटा -1, ये प्रतिबिंब निकालने का फार्मूला है, वो भी समरूपता के लिए। अब बात ये है कि समरूपता किसे कहते हैं। समरूपता का मतलब होता है कि जैसे मानकर चलिए हमारे पास दो मिरर ऐसे लगे हुए हैं, दोनों तरफ से ऐसे मिरर रखे गए हैं। अब किसी वस्तु को यहाँ पर ऐसी जगह पर लाकर रखें कि पहला मिरर और दूसरा मिरर दोनों से समान एंगल पर बने, यानी कि जितने एंगल पर ये बना हो, सॉरी समान एंगल पर नहीं, समान दूरी पर हो। जैसे मानकर चलेंगे कि यहाँ से इसकी दूरी 1 यूनिट है, तो इस वाले भी मिरर से 1 यूनिट ही दूरी हो, तो जब दोनों मिरर से दूरी उस वस्तु की बराबर होती है ना, तो उसे कहते हैं समरूपता। तो समरूपता के लिए फॉर्मूला होता है n इक्वल टू 360 बटे में थीटा -1। अब यहाँ से हमें प्रतिबिंब निकालना है, तो देखिए n इक्वल टू 360। ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पर A पॉइंट पर कोई वस्तु रखा गया और हमें ज्ञात करना है कि इस रखे गए प्रतिबिंब का कुल कितना इमेज बनेगा, कुल कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो हम ये देखेंगे इनके बीच कुल कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इनके बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो बटे में काट देंगे 90 और माइनस का 1। 90 से जब 360 काटेंगे तो आ जाएगा 4 -1 इक्वल टू 3, यानी कि बनने वाला प्रतिबिंब 3 होगा। अगर किसी वस्तु को यहाँ पर रख दिया जाए तो इसके इमेज बनेगी, वो 3 इमेज बनेगी। वैसे ही एक और एग्जांपल से समझा रहे हैं, ये है दो प्रतिबिंब और इसके बीच यहाँ पर बी पॉइंट पर कोई वस्तु रखी गई है। अब हमें ये फाइंड कर, और यहाँ पर थीटा बराबर 60 डिग्री है। थीटा बराबर 60 डिग्री आपको क्वेश्चन में मिलते हैं ऐसे, थीटा कितने डिग्री पर एंगल बन रहा है। तो पहला प्रतिबिंब और दूसरा प्रतिबिंब और उनके बीच बी पॉइंट पर कोई वस्तु रखा गया और पूछ रहा है कि इसमें कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो बस समरूपता है, इसके बीच की दूरी दोनों बराबर है। तो n बराबर क्या होता है 360 बटे में थीटा -1। n इज इक्वल टू 360, इनके बीच बनने वाला एंगल 60 डिग्री माइनस का 1। जब 60 से 360 को काटेंगे तो आ जाएगा 6 और -1, यानी 6 - 1 इक्वल टू 5, यानी बनने वाला प्रतिबिंब यहाँ पर 5 होगा। बस ये समरूपता के लिए याद रखना है कि बस फॉर्मूला होता है 360 बटे में थीटा और -1, और समरूपता का मतलब को समझा दिया है कि दोनों मिरर से उस प्रतिबिंब की दूरी निश्चित होगी। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, जैसे हमारे पास ये दो मिरर है और दोनों मिरर को बाहरी तरह से पॉलिश कर दिया गया है, कलई कर दिया गया है, और इनके बीच में किसी भी जगह पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। अब पूछेंगे यहाँ पर कि बनने वाला प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए, प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। चलिए कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो फॉर्मूला वही है, जितनी दूरी इस प्रतिबिंब से है, इस वस्तु से है पहले मिरर से, उतनी ही दूरी दूसरे वाले मिरर से भी है। तो फॉर्मूला लग जाएगा 360 बटे में थीटा -1। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर तो एंगल कुछ है ही नहीं, तो जब भी किसी वस्तु दो मिरर के बीच में इस वस्तु को रखा जाएगा तो एंगल बराबर हो जाता है 0। तो 360 बटे में 0 और माइनस का 1, और जब 360 को जब 0 से भाग देते हैं यह आता है इनफाइनाइट। क्या आता है इनफाइनाइट। तो याद रखने वाली बात यह है कि अगर दो मिरर के बीच में किसी वस्तु को रखा जाएगा तो बनने वाला प्रतिबिंब इनफाइनाइट होगा, अनंत प्रतिबिंब बनेंगे जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट आता है, इसको मार्क कर लीजिए और नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसी के साथ चलते हैं, जब समरूपता हो गया तो असमरूपता के लिए। समरूपता का मतलब यह था कि प्रतिबिंब की दूरी दोनों मिरर से बराबर होनी चाहिए। अब असमरूपता का मतलब यह होगा कि दूरियां बराबर नहीं होनी चाहिए, और इसका फॉर्मूला होता है n इक्वल टू 360 बटे में थीटा। जैसे मानकर चलिए कि हमारे पास ये मिरर है, दो मिरर लगे हुए एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और किसी वस्तु को यहाँ पर लाकर रख दिए। तो अब देखने से ही पता चल रहा है कि पहले वाले मिरर से इस वस्तु की दूरी नजदीक है और दूसरे वाली मिरर से इस वस्तु की दूरी बराबर नहीं है, अधिक है। तो जब ऐसी कंडीशन बनेगी तो उसे कहते हैं असमरूपता। और असमरूपता के लिए प्रतिबिंब निकालना बहुत ही आसान है, 360 बटे में थीटा। लेकिन एक बात याद रखना है कि जब भी थीटा कुछ भी हो, अगर सॉल्व करने के बाद इवन आ रहा है तो इवन आंसर कभी नहीं आता है।
इवन आंसर कभी नहीं आता है। जब भी इवन आएगा तो उसमें से एक घटा करके माइनस एक घटा करके उसको 8 बना लेंगे और वही 8 हमारी आंसर हो जाएगी। जैसे इनके बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और पूछ रहा है कुल कितने डिग्री का कुल कितना प्रतिबिंब बनेंगे, तो फॉर्मूला लिखेंगे 360 बटे में 90 काटेंगे तो आ जाएगा 4। अब 4 अभी बताए हैं कि कभी भी हमारा आंसर इस कंडीशन में इवन नहीं आता है, हमेशा ऑड आएगा। तो ऑड बनाने के लिए इसमें से 1 माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, यानी बनने वाला प्रतिबिंब 3 होगा। वैसे ही अगर अगली क्वेश्चंस की बात करें कि हमारे पास ये दो प्रतिबिंब है, सॉरी दो मिरर है और यहाँ पर वस्तु को रख दिया गया है। वस्तु को रखने से क्या पता चल रहा है कि यहाँ से इसकी दूरी नजदीक है और यहाँ से इस वस्तु की दूरी अधिक है, तो ये असमरूपता हो गया और असमरूपता इनके बीच की डिग्री 60 डिग्री है। तो जब प्रतिबिंबों की संख्या निकालेंगे तो 360 और बटे में हो जाएगा 60। जब 6 को 60 से काटेंगे तो आ जाएगा 6। लेकिन यही बताए हैं कि कभी भी इस कंडीशन में हमारा आंसर इवन नहीं आता है, तो जब इवन नहीं आता है तो इसमें से एक माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 5। तो ये भाई प्रतिबिंबों की संख्या निकालने का सबसे बेस्ट फार्मूला। स्टूडेंट्स आज तक यहीं पर रख रहे हैं, कल आएंगे तो कल बताएंगे गोलाकार दर्पण क्या होता है, गोलाकार दर्पण में कौन सी वस्तु कहां पर रखी जाएगी, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट के साथ समझाएंगे। एक लाइन में आप लोग को लर्न हो जाएगा। बहुत बड़ा बड़ा टेबल नहीं याद करना है कि वक्रता त्रिज्या पर रखेंगे तो यहाँ पर बनेगा वहां पर बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। छोटा सा फॉर्मूला और कंसेप्ट देंगे, उसके जरिए आप लोग को सब कुछ लर्न हो जाएगा। तब तक के लिए बाय।